मशीन डालने के बाद, प्लांट डालने के बाद आपके साइड से क्या ट्रेनिंग, क्या सपोर्ट और टेक्निकल नो हाउ दिया जाता है? मैं ही फार्मर से 2 रुपए में उठाऊंगा, मैं ही पेलेट बनाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मटेरियल कलेक्ट करके मुझे डेली इतना मटेरियल तुझे देना ही है। छोटे छोटे मिनी मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। AIF में आपको 3% जितना सबवेंशन मिल जाता है। इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि बायो पैलेट्स, बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए और मुनाफा कमाया जाए। तो अभी इन्वेस्टरों को काफ़ी क्वेश्चन भी है, जैसे कि मैं अगर कौन सा प्रोजेक्ट करूँ, बायो पैलेट का प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या लैंड लगेगी, क्या मशीनरी लेनी चाहिए, काफ़ी सप्लायर अवेलेबल है, तो कौन से सप्लायर से मशीन में परचेज करूँ, आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी, उसका आउटपुट क्या होगा, कौन से रॉ मटेरियल से मैं अपना बायो पैलेट का बिजनेस चालू करूँ। तो काफ़ी क्वेश्चन के साथ इन्वेस्टर घूमता रहता है और बाद में उसको पता चलता है कि मैंने कहीं न कहीं गलती कर ली है। तो आज हम ये गलती ना हो, आप कौन-सी 5 गलती कर रहे हो? क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? पैलेट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ये सारी बाबतों के ऊपर आज हम मिले हैं डॉक्टर सतीश जी से, और वो है फेबोन के फाउंडर है, जो महाराष्ट्र नासिक बेस्ड कंपनी है, जो बायोमास पैलेट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में हेल्पफुल होते हैं, मशीनरी बना रहे हैं। और वो इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट है। तो उसकी आज हम गाइडलाइन लेंगे, उससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जी सतीश जी। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे। और एड्रॉइट कॉरपोरेशन को भी बहुत आभार, थैंक यू। जो आप एक 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 वीडियो में पूरा सॉल्यूशंस इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है इस बिजनेस को लेके। क्योंकि ज- कम से कम 6 से 8 साल से मैं इस बिजनेस में पूरा टाइम काम कर रहा हूँ। बट मैं खाली एक टेक्निकल स्पेशलिटी है मेरा। बट इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, जो आप जानते हैं। फाइनेंशियल्स है, सप्लाई चेन है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपको आपको धन्यवाद सभी ने देना चाहिए जो आना चाहते हैं इस बिजनेस में। जी सतीश जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे इनविटेशन पे इस वीडियो में आए, और इंडस्ट्री में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो मैं और आप जो है, हमारा रोल है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, जिस हिसाब से हम कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपर्टाइज़ है उसमें करें। और ये एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए ये आशीर्वाद है, अगर बायोमास जो है उसका वेस्ट टू एनर्जी का जो सेक्टर है वो आगे बढ़े। तो इसमें हम मददरूप हो रहे हैं, हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए। इंडिया के लिए हम, इनकी इकोनॉमी के लिए हम कर रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आज जानेंगे कि जो इन्वेस्टर है, उसको क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं। पहला तो मुझे ये बताइए कि जनरली इसमें 2 टीपीएच से लेके 5 टीपीएच तक के ऑप्शन भी हैं। करेक्ट है। तो पहले कौन-सी टीपीएच में जाना चाहिए? मतलब स्टार्टर है, मतलब पहली बार कर रहा है बायोपैलेट का यूनिट, तो उसमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? और उसमें मोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा बाइफरकेशन भी दे दीजिए कि जैसे लैंड कितना लगेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितना चाहिए होगा, मेन प्लांट एंड मशीनरी कितना लगेगा, यूटिलिटीज़ क्या-क्या लगेगी? तो ये थोड़ा मुझे बाइफरकेशन दे दीजिए। करेक्ट, ये एक अच्छा सवाल है। सो बेस्ट आरओआई प्लांट कौन सा होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द जो आपका अवेलेबल रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा। इनिशियली अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है तो वो 2 TPS से स्टार्ट करे। क्योंकि 2 TPH यानी आपको अगर 20 आवर्स भी आप रन करते हो तो अराउंड आपको रॉ मटेरियल डेली का 30 to 40 टन लगता है। सो 40 टन मतलब अगर आपका जो जहाँ पे आप प्लांट लगा रहे हो उसके अराउंड अगर 30-40 किलोमीटर से आपका जो रॉ मटेरियल आएगा, तो उस बेसिस पे 2 TPH का प्लांट अच्छा वर्कआउट करता है, जिसका आरओआई भी अच्छा है। सो मैं तो 2 TPH के लिए आपको रिकमेंड करूँगा और इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करूँगा। आपका कहने का मतलब है, जो इसमें पहली बार आ रहा है, इस सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो 2 टीपीएच से शुरुआत करें। धीरे-धीरे रॉ मटेरियल एग्रीगेशन का जो मेन चैलेंज है इस इंडस्ट्री का, वो भी उसको समझ में आ जाएगा। तो उसके 30 किलोमीटर के एरिया में जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो कलेक्ट कर लेगा ईज़िली, और रन भी ईज़ी तरीके से कर पाएगा। तो ये सारी बाबतों को ध्यान में रखते हुए सतीश जी का सजेशन है कि आप 2 टीपीएच से शुरू करिए, धीरे-धीरे कैपेसिटी बढ़ाते जाएँगे हम, कि अगर मैं 2 टीपीएच का प्लांट डाल रहा हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कितना चाहिए? 2 TPH का अगर आप पूरा ट्रंकी प्लांट लगाते हो, पूरा ऑटोमेशन है आपका, ऑटो फीडर से लेके ड्राइंग सेक्शन, सेपरेशन, मिक्सिंग,
पैलेटिंग सेक्शन, कूलिंग सेक्शन, तो आपको अराउंड 350 एचपी लगेगा, विच इज़ अराउंड 250 केवीए, 250 केवीए का आपको पावर कनेक्शन लगेगा। अच्छा, तो आपने प्रोसेस भी साथ-साथ में बता दी। करेक्ट है। तो ये सारी प्रोसेस भी है इसके अंदर। अब मुझे ये बताइए कि अगर 2 टीपीएस का अगर प्लान करते हैं, तो उसमें टोटल लैंड एरिया कितना चाहिए? स्टोरेज के लिए क्या एरिया चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए क्या एरिया चाहिए? और मतलब मैं रॉ मटेरियल भी स्टोर करूँगा और फिनिश गुड भी स्टोर करूँगा। तो ये सारी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, वो कैसी रहेगी? देखिए, अगर आप 2 टीपीएच का प्लांट लगाना चाहते हो, तो इसके लिए फैक्ट्री शेड मैं रिकमेंड करूँगा 80 फीट बाय 150 फीट। तो 12,000 मिनिमम 12,000 स्क्वायर फीट आपका फैक्ट्री का शेड होना चाहिए। अगर उसमें ड्रायर है तो फैक्ट्री के शेड का हाइट 30 फीट होना चाहिए। और आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए कितनी जगह चाहिए वो डिपेंड करता है आप कितना स्टॉक कर रहे हो। अगर आपने स्टॉक ज़्यादा करना है तो आपको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा फीफो पे काम चलना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 2 से 4 दिन का स्टॉक रखिए, बट कोई आप ऐसे ट्रेडर बना लीजिए, अगर इस बिज़नेस में सब कुछ मैं ही करूँगा, मैं ही फार्मर से 2 रुपए में उठाऊँगा, मैं ही पैलेट बनाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको छोटी-छोटी मिनी मैनेजमेंट डालनी पड़ेगी। एक एक कोई आपका फ्रेंड, दोस्त, किसी को आप किसी किसी आपके कॉन्टैक्ट्स को, लोकल वाले को कि बाबा तू मटेरियल कलेक्ट करके मुझे डेली इतना मटेरियल तुझे देना ही है। ताकि उसका फ़ोकस अलग रहेगा, वो भी आपके साथ थोड़ा डेवलप होगा, बट आपका फ़ोकस प्योरली आपके प्लांट पे, आपके सेल्स पे, आपके रिकवरी पे रहे। सो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि छोटे-छोटे मिनी मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। 2 टीपीएच में अगर आप जाते हैं, तो आपको मशीनरीज़ में अराउंड 80 टू 1 करोड़ डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, 80 लाख से 1 करोड़ का मशीनरीज़ इन्वेस्टमेंट है। 30 टू 40 लैक्स का आपका फैक्ट्री शेड है। बाकी आप इलेक्ट्रिकल्स, ट्रांसफार्मर्स, केबल्स और अदर यूटिलिटी पकड़ेंगे तो वो होता है आपका 20 से 25 लाख रुपए। सो अराउंड 1.75 करोड़ में आपका 2 टीपीएच का प्लांट सेटअप होता है सर। अच्छा, तो अदर देन लैंड के अलावा लैंड के अलावा 1.75 करेक्ट, करोड़ में आपका 2 टीपीएच का चालू हो जाएगा। करेक्ट है सर। बढ़िया है, तो मतलब 75% तक तो लोन भी मिल जाता है इसमें। तो करीबन 25% ये आपको डालना है, मतलब 30-40 लाख लेके बैठे हो, तो आप ये 2 टीपीएच का प्लांट आराम से कर सकते हो। करेक्ट, अच्छा, इसमें सर जो रॉ मटेरियल है, आपने बोला कि 32 टन के आजू-बाजू रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, तो आउटपुट 2 टीपीएच आ जाएगा इसमें। करेक्ट है। लेकिन रॉ मटेरियल में क्या-क्या चीज़ इसमें चलेगी? क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब जो इन्वेस्टर जहाँ पे लोकेटेड है, उसको क्या देख के और कौन-सी मशीनरी डालनी चाहिए, क्या मशीनरी डालनी चाहिए? तो ये सारी बाबतों पे आप क्या कहेंगे? करेक्ट। अभी बायोफ्यूल मतलब बायोमास पैलेट्स, ये बनते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से। और एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब लो बल्क डेंसिटी मटेरियल जो हल्का होता है। अगर आप वो 20 टन की ट्रक लोगे तो उसमें वो 5 से 7 टन ही बैठेगा। इसीलिए हमें सप्लाई चेन ऑफ रॉ मटेरियल बहुत केयर करना पड़ता है, ताकि उसका रॉ मटेरियल का अगर हमारा सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ गया तो वो अफेक्ट करता है हमारे एक्सवर्क्स कॉस्ट में। इसके लिए वो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन तो हमें ध्यान में रखना ही है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या-क्या आता है? तो जितना भी इंडिया में हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद धान निकलने के बाद जो भी वेस्टेज बचता है, वो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि जितना मुझे पता है हमारे वेबसाइट पे तो बहुत डिटेल है, अराउंड 42 कॉर्प से उसका वेस्टेज निकलता है। सोया है, आपका पराली है, आपका राइस स्ट्रॉ है, राइस हस्क है, आपका बाम्बू है, नेपियर ग्रास है। नेपियर ग्रास एक अच्छा सॉल्यूशन अभी निकल आया है, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन। सो बाकी भी आपका धनिया है, जो भी आपका 100% कुछ भी वेस्टेज नहीं जाएगा। जो भी आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसका आप बायोमास पैलेट बना ही सकते हो। अच्छा, तो मैं तो छोटा था, मेरे बाप-दादा भी खेती-बाड़ी करते हैं, फार्मर का बेटा हूँ, तो हम तो जला देते थे उस टाइम। करेक्ट, तो अभी जलाना नहीं है, नहीं, उसमें से पैसा कमाना है। पैसा कमाना है। तो बढ़िया बात है। तो मुझे ये समझाइए कि फार्मर के लिए जो मॉडल है, जो फार्मर है, जैसे मैं भी फार्मर का बच्चा हूँ, तो उसके लिए ये कैसे काम करेगा? फार्मर को क्या ध्यान देना चाहिए और इसमें से पैसा कैसे बनाया जाए? करेक्ट है। देखिए, अभी आपको भी पता है इंडिया का क्या चैलेंज है।
फार्मर्स फोकस्ड है सिर्फ धान पे, ध्यान पे। और अभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं बचा है कि आपका रियल जो प्रोडक्ट आउटपुट है इस पर फोकस करेंगे तो पूरा रेट्स, मतलब आपके रेट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। आप अगर वेस्ट में से कुछ फंड जनरेट करोगे, वही आपका रियल मार्जिन है। तो सेम इंडस्ट्री में वो जो लोग कर रहे हैं अभी, सेम थिंग फार्मर ने भी करना चाहिए कि अपना जो भी वेस्ट है उसमें से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। और ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू जनरेट करने की, जिसमें से उनका एटलीस्ट जो लागत लगती है, वो लागत एटलीस्ट वेस्ट से निकल जाए, उनकी बरोबर है, तो जो धान का पैसा है वो सीधा उसको बच जाए। बच जाए। अच्छा, इसमें जो रॉ मटेरियल की तो आपने काफ़ी बात की, तो नेपियर भी अभी मतलब चर्चा में है। तो नेपियर के बारे में इसमें क्या बताओगे आप? देखिए सर, जिस हिसाब से इंडिया में प्लांट लग रहे हैं, कहीं तो ये सिचुएशन आएगी, रॉ मटेरियल सैचुरेट होता जाएगा। इनिशियली ये बिजनेस सॉडस्ट पे चला, सॉडस्ट धीरे धीरे खत्म होने लग गई। इसके बाद अभी एग्री वेस्ट पे चल रहा है, एग्री वेस्ट अभी तो मिल रहा है, बट एक ना एक दिन आएगा जब वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें अभी रॉ मटेरियल जनरेट करना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल जनरेट करने के लिए आपने ये अच्छा सवाल पूछा। सबसे ज़्यादा यील्ड रहने वाला मटेरियल अगर कोई है तो वो नेपियर है। तो नेपियर में अगर आपको 2 टीपीएच का प्लांट चलाना है तो आपको अराउंड 100 एकर्स ज़मीन पे आपको प्लांटिंग करना पड़ेगा नेपियर। तो मतलब कैसा 100 एकर्स पे आप अगर देखिए अभी जो भी ब्रीड मिलती है, लोग कहते हैं कि 300 टन पर एकड़ मिलेगा वगैरह, बट मैं सेफ साइड रिकमेंड करूंगा कि 200 टन पर एकड़ आपको पूरे साल में नेपियर मिलता है। और वो 200 टन में भी आपको 72% उसमें मॉइस्चर है, तो वो आपका 200 टन में सिर्फ 70 टन ही आपका पैलेट बनेगा। बरोबर। तो आपको उस हिसाब से पूरा नेपियर है तो आपको डीवाटरिंग प्रोसेस, फिर जो भी बफर स्टोरेज है या सन ड्राइंग है, उसके बाद रोटरी कम फ्लैश ड्राइंग है, तो एक प्लांट में थोड़े से इक्विपमेंट बढ़ेंगे। बट डेफिनेटली नेपियर एक अच्छा रॉ मटेरियल बनने जा रहा है, जिसका जीसीबी 3900 से 4200 का है, 4200 का है। तो नेपियर एक आगे का फ्यूचर रॉ मटेरियल बनने जा रहा है। मतलब जो रॉ मटेरियल एग्रीगेशन का चैलेंज है, उसका भी एक अभी ऑप्शन निकाल दिया हमने कि नेपियर के बेस पे भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये बायो पैलेट प्लांट है, वो एकदम मतलब जो है अभी इमर्जिंग सेक्टर है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए। मुझे ये भी बताइए कि ये जो जो मास का बायो पैलेट का जो प्रोडक्ट है एज अ फ्यूल, हाँ। बायो एनर्जी, तो वो बायो फ्यूल जो है वो सुपीरियर कैसे डीजल और कोल से? देखिए बायोफ्यूल कैसे सुपेरियर है, एक तो ये सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में। दूसरा है कि आप देखिए अभी ये तो फैक्ट एंड फिगर्स है कि डीजल या एलपीजी, इनका जीसीवी है 11,000 या 11,500, ठीक है। बायोमास का जीसीवी है 4,000। मतलब मुझे वही हीट जो डीजल दे रहा है या एलपीजी दे रहा है, वही हीट मुझे अगर बायोमास से लेना है, तो मुझे कितना पैलेट जलाना है? 2.5 से 3 किलो। तो मैं 3 किलो पकड़ लेता हूँ। अगर 3 किलो पैलेट का मैं 10 रुपए केजी कॉस्ट भी पकड़ूँ तो वो 30 रुपए होता है। बरोबर। 30 रुपए होता है, और आपका डीजल का कॉस्ट 90 रुपए है। 90 रुपये, अच्छा, 3। एलपीजी का कॉस्ट 85 रुपीज़ पर केजी है, सब्सिडाइज़ सिलेंडर का। कमर्शियल का तो उससे भी ज़्यादा है। सो आप कंपेयर सीधा कर सकते हो 30 रुपए से 90। 90 रुपए के साथ। सस्ता भी है और पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन फ्री भी है। मतलब इस मतलब फ़ायदे का। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो मुझे ये बताइए कि काफ़ी इन्वेस्टर ने अभी तक तो प्लांट डाल चुके हैं, करेक्ट है। लेकिन इन्वेस्टरों ने मतलब प्लांट डालने के बाद पता चला कि मेरे से ये गलती हो गई। तो आप तो 8-9 साल से इस इंडस्ट्री में हो और करेक्ट, एक्सपर्ट हो, टेक्निकली साउंड हो, करेक्ट, मशीनरी बना रहे हो, काफ़ी लोगों का आपने इंस्टॉलेशन भी किया है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो इन्वेस्टर कर रहा है? 4-5 गलतियाँ तो होगी, जो करेक्ट। सारे लोग कर रहे हैं, यस, और आपसे जुड़ने से या तो आपका गाइडेंस लेने से वो गलतियाँ कैसे अवॉइड की जा सकती है? करेक्ट, तो करेक्ट, वो मुझे बताइए। करेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब कोई भी अगर एंट्री करे,
और वो फेल हो, उसके बाद उसको लर्निंग हो जाए, उसके बाद वो सुधरे, उसमें 2 महीने 3 महीने जाए। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हर इन्वेस्टर के लिए जो इस बिज़नेस के साथ जुड़ना चाहता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले गलती क्या होती है, आप लोकेशन सिलेक्ट करते हो, वो आपके रॉ मटेरियल के नज़दीक होना चाहिए। बरोबर है। कि वो गलत लोकेशन सिलेक्ट हो गया तो फिर आपका लॉस तय है। मतलब मेरी ज़मीन पड़ी है और मैं कर रहा हूँ, वैसा नहीं करना है। रॉ मटेरियल कहाँ पे है, उस पे ज़मीन लेनी वहाँ है या तो लीज़ पे लेनी है। करेक्ट, बरोबर है। करेक्ट है। सेकंड है कि आप जो भी रॉ मटेरियल है, वो कंसिस्टेंट आना चाहिए, उसका सप्लाई चेन का प्रॉपर आपका प्लानिंग होना चाहिए। मुझे अगर डेली नीड 40 टन्स है, तो 40 टन्स आना ही चाहिए, ताकि प्लांट में आपका कंसिस्टेंट प्रोडक्शन होता रहे। अरे! ताकि आप जिसको ये मटेरियल सेल करते हो, वो आप पे डिपेंड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज दिया, कल बोलोगे कि मेरे पास आज देने के लिए गाड़ी नहीं है। तो आपको उसको कंसिस्टेंट सप्लाई देना है, ताकि ये इंडस्ट्री में 3-4 साल पहले भी एक बूस्ट आया था, बट कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं हो पाया। इसलिए इंडस्ट्री में अफ्रेड है कि ये मतलब कंटिन्यूटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये जो भी एंड यूज़र है, उसको हमें कॉन्फिडेंस देना है, तो हमें कंसिस्टेंट सप्लाई करना होगा। बरोबर है। उसके बाद है टेक्निकल। टेक्निकल्स में आपको बताता हूँ, ऑपरेशंस के लिए स्पेयर्स उसके पास होने चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल स्पेयर्स के उसने स्टॉक रखने चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑपरेटर होना चाहिए एटलीस्ट इनिशियल फेज में। जब तक आप उसमें पूरा ऑपरेशंस आपको पता नहीं है, तब तक आपका ऑपरेटर जो है एक्सपीरियंस वो मतलब बिना रुके प्लांट को चला लेगा, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बरोबर है। फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। जो इसका क्वालिटी पॉइंट है, क्वालिटी लास्ट फिल्टर है। आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कंसिस्टेंट चाहिए, ना कि कभी कम आया कभी ज़्यादा आया। तो आपको प्रॉपर उसके टेस्टिंग्स करने हैं। आपका रेसिपी बनाना है कि कौन सा वेस्टेज और कौन सा वेस्टेज, अगर मैं क्या रेसिपी बनाता हूँ तो क्या जीसीडी आता है, ताकि आपका जो एंड यूज़र है वो सेटिस्फाइड रहे आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ। बरोबर है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये पूरा इस पर अगर कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना ही है। अच्छा, तो मतलब ये जो गलतियाँ है, उसके लिए आप सॉल्यूशन कैसे देते हो? लाइक जैसे आपने बताया कि फार्मर के लिए अपॉर्च्युनिटी है। अब फार्मर तो खेती कर रहा है सालों से। करेक्ट। अब ये पेलेट का प्लांट डालेगा, प्लांट चलाना, उसमें जैसे आपने समझाया, चलो वो रॉ मटेरियल तो अरेंज कर लेगा। फिर भी आप उसको सजेशन दे दो कि ये कंटिन्यू रॉ मटेरियल अरेंज कैसे किया जाता है, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं अभी। दूसरी बात, उसको चलाने के लिए टेक्निकल बंदा तो आप आई थिंक आप ही प्रोवाइड करोगे तब होगा। या तो उसके जो बंदे हैं, मतलब उसके लड़के को, या तो उसके जो भी आजू-बाजू वाले लोग हैं, उसका लेबर है, उसको आप कुछ ट्रेनिंग दे दोगे। तो मशीन डालने के बाद, प्लांट डालने के बाद आपके साइड से क्या ट्रेनिंग, क्या सपोर्ट और टेक्निकल नो हाउ दिया जाता है? करेक्ट। जैसे ही सर इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन होने के बाद राजेश जी हमारा एक्सपीरियंस इंजीनियर साइट पे जाता है, बरोबर। जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करता है। और अभी तो अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप्स है ऑपरेटर्स के, जिसमें अराउंड थाउजेंड ऑपरेटर्स है। क्या बात तो वो मतलब जो ये चैलेंज 5-6 साल पहले था, आज वो नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे ऑपरेटर्स आ गए हैं जो मेंटेनेंस करना जानते हैं, कंटिन्यूअस प्लांट चलाना जानते हैं, जिनको इवन रेसिपी के बारे में भी नॉलेज है। सो ऑपरेटर मिलना बहुत आज के डेट में ईज़ी है। अच्छा, तो अभी आपका कहना है कि इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, ऑपरेटर इज़िली मिल जा रहे हैं और धीरे-धीरे लोग भी सीखते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको टेक्निकल जो बंदे चाहिए वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सपीरियंस जो इंजीनियर है, वो प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद आपके यहाँ थोड़ा सपोर्ट के लिए भी रहेंगे। और मुझे ये बताइए कि आपका ही प्लांट क्यों डाला जाए? काफ़ी सप्लायर है, काफ़ी ऑप्शंस है, तो करेक्ट। आपकी क्या यूएसपी है, जो दूसरों में नहीं है, वो तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, बढ़िया क्या हम दे रहे हैं, वो बताइए? राजेश जी, मतलब आपने अभी बहुत सारे एग्जीबिशंस और इंडिया एग्जीबिशंस भी विजिट किए हैं। इंडिया में बाकी भी मैन्युफैक्चरर्स को आप जानते हो। फैबॉन जो है सर, फैबॉन ग्रुप स्पेसिफिकली मेड इन इंडिया पे फोकस्ड करता है। बरोबर। हमारा यही गोल है कि 100% मशीन्स इंडिया में बनाया जाए,
इंडिया के मटेरियल से बनाए जाए, इंडिया के लेबर से बनाए जाएँ। अगर आपने देखा होगा कि एक भी मशीन आप एग्ज़िबिशन्स देखते हो, 100% मशीन्स लोग चाइना से ला रहे हैं और इंडिया में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। अभी तो ठीक है सर, वो बहुत ईज़ी है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेयर्स रखना भी। बट कुछ सालों के बाद जब वो सैचुरेट हो जाएगा बिज़नेस और वो जिन्होंने मशीन सप्लाई किया है जिस ट्रेडर ने, वो उस बिज़नेस से हट जाएगा, तब लफड़ा होगा। तब स्पेयर्स नहीं मिलेंगे, बराबर। तब वो इन्वेस्टर क्या करेगा? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ताकि लोकल मशीन रहे, मेरा जीडीपी कंट्री का मेंटेन रहे, मेरे एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे लोगों को और सर्विस भी इमीडिएट मिले, कम कॉस्ट में मिले। जैसा कि चाइना की मशीन्स है, अभी तो सस्ते में दे देते हैं, बट होता ये है कि जब स्पेयर्स लेने जाओ, क्रिटिकल स्पेयर्स, तो कॉस्ट डबल लेते हैं। और ये भी है कि एक स्पेयर है क्रिटिकल स्पेयर, वो स्टॉक में नहीं है। चाइना से अगर बाई सी मंगाना है, 1000 केजी बाई एयर तो नहीं मंगा सकते, इतना खर्चा कौन उठाएगा? बाई सी आएगा तो वो आने में 1 से 2 महीने लगेंगे, तब तक हम लोग प्लांट बंद नहीं रख सकते। तो इस चैलेंज को भी इन्वेस्टर्स में ने ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, ये बड़ी गलती हो जाएगी। बड़ी गलती हो अब स्पेयर के लिए आपका 2-3 महीना प्लांट बंद हो गया, तो आपने जो ऑर्डर लेके रखे हैं उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे, आप स्टक हो जाओगे और इसके लिए आप मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब हो जाए। तो सही बात है कि अगर मेड इन इंडिया और हमारे जो लोकल बंदे हैं उससे काम हो रहा है, तो बाहर क्यों जाना है? और वही क्वालिटी, वही आउटपुट मिल रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे ये भी बताइए कि लाइक आपने काफ़ी प्लांट इंस्टॉल किए होंगे, तो उसमें आपको कुछ ऐसी स्टोरी याद हो जो सक्सेस स्टोरी हो, जो आपको आज याद करने में मज़ा आए और आपको लगे कि नहीं हमने कुछ इंडिया के लिए कुछ काम कर दिया है, कुछ फार्मरों को जॉब दिला दी या तो एम्प्लॉयमेंट दिला दिया या तो मतलब जैसे हमारे गडकरी जी बोलते हैं कि अब वो अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता है, तो आपने किसी को ऊर्जादाता बना दिया। वैसा कुछ सक्सेस स्टोरी मुझे बताइए। जितने भी अराउंड 250, वेरी क्लोज टू 250, मतलब 4-5 प्लांट कंप्लीट हो गए तो हमारे 250 इंस्टॉलेशंस पूरे इंडिया में क्या बात! और आउट ऑफ इंडिया भी, बांग्लादेश है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशंस किए हैं और सभी सक्सेस स्टोरी ही है। और जो अपना पहला क्वेश्चन था, जो कोई फेल हुए हैं, वो कुछ 4-5 रीज़न के वजह से हुए हैं, वो भी हमने कवर किया ही है। और ये अन्नदाता, ऊर्जादाता ऑलमोस्ट अभी जितने भी एफपीओज़ हैं, हम जिनको प्लांट दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे, लिटरली किसान हैं। जब मेरे पास आते हैं तो कभी-कभी मुझे लगता है कि ये कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? एक गमछा गले में, अब कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं इंडिया में, लेकिन 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब उनका भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि कोई तो सक्सेस हुआ है इसीलिए तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसे सक्सेस स्टोरीज़, मतलब ऐसे भी मेरे कुछ कस्टमर्स हैं। महाराष्ट्र में मैं मैन बायोफ्यूल्स, सर 1 साल में 100% लोन नील किया है, क्या बात है! 1 साल में। इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी वो क्या सकती है? मतलब भी किसान के लिए। 20 घंटा प्लांट चला के, इवन दिवाली के दिन भी प्लांट चालू था। डेडिकेटेड तो है। डेडिकेटेड ताकि मतलब वो लत लग गई थी। डेली इनवॉइसिंग हो रहा था, कस्टमर हैप्पी था, कस्टमर को भी डेली सप्लाई हो रहा था। तो 1 साल में उन्होंने पूरा 1 करोड़ नील कर दिया था। बरोबर, बढ़िया। तो जो किसान है उसको तो हमने दिवाली पे खेती करते हुए देखा है, बारिश में काम करते हुए देखा है। पहले के ज़माने में जब बिजली नहीं आती थी तो रात को 2-2 बजे वो पानी बिजली आए तो पानी लगाने के लिए जाते थे खेत में, तो हमने देखा है। और उसको अगर ऐसा अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है आपके ज़रिए, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दे, अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाए, तो काम तो कर ही लेगा क्योंकि वो तो हमारा इंडिया का जो किसान है उसके बारे में क्या बोलूँ मैं। तो आप जो गाइड कर रहे हो हमें वो बहुत मुझे लग रहा है कि ये ऐसी चर्चा कहीं पे नहीं हुई होगी। एंड में आप कुछ कहना चाहोगे जो मतलब पूरी स्टोरी का मतलब एक फीडबैक हो या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप हमारे जो व्यूअर है उसको? देखिए, फ्यूचर फ्यूल यही है। बायोफ्यूल मतलब इसे सिर्फ़ ऐसा नहीं लेना है कि बिज़नेस, बरोबर। ये बिज़नेस ही नहीं है, ये सेवा है, देश की सेवा है।
ये फार्मर की सेवा है, ये एम्प्लॉयमेंट देने का एक ज़रिया है। तो इस बिज़नेस को पैशनेटली करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़े बरोबर आहे. और एक हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव फ्यूल इंडस्ट्री को दे। जैसे कि आपका देखिए फ्यूल मतलब इंडस्ट्री पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री मतलब 80% फ्यूल पे ही डिपेंड है। तो जितना नमकीन इंडस्ट्रीज, फूड एंड ब्यूरेजेस है, आपका बेकरीज है, एल्यूमिनियम मेल्टिंग है, तो जहाँ जहाँ पे आपका ये तो थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी ये तो है ही, बट छोटे छोटे लोगों को भी टारगेट करना चाहिए जहाँ जहाँ पे ये बिग से बिक सके, जहाँ पे ये हम लोग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सके। सो कोयले के लिए अल्टरनेटिव या फिर आपका डीजल के लिए, एलडीओ के लिए, एलपीजी के लिए हमें ये देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा अभी सीबीजी प्लांट आ रहे हैं, नेपियर से अरे सीबीजी गैस भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ पेट्रोल पंप अभी बनने वाले हैं जहाँ पे सीएनजी मिलेगा, बायो सीएनजी। बाजू में ही नेपियर का खेती रहेगा, वही हार्वेस्ट करो, वही डालो, वही डाइजेशन, वही प्यूरिफिकेशन, वही कॉम्प्रेशन, वही आपका पेट्रोल पंप पे सीएनजी मिलेगा। तो हमें ये सोच रखनी चाहिए। जैसे आपने बोला नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से हमारे, उनका जो थॉट लेवल है वो बहुत ऊपर का है और वो सक्सेस करके दिखाते हैं। बस वैसा ही सबने सोचना चाहिए कि आप 100% के लिए ऑब्जेक्टिव गोल सेट कर दीजिए। हमने 80 भी अचीव कर लिया काम तो ये कंट्री के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बरोबर आहे. तो सतीश जी, जो ये हवन है जिसके अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो विज़न है नितिन जी का, नितिन गडकरी जी का, इंडिया को और किसानों को ऊर्जादाता बनाने का, अपने जीडीपी में ग्रोथ करने का, और जो एक दूसरा चीज़ भी है विज़न के पीछे कि पोल्यूशन भी घट रहा है यहाँ से, काफ़ी पोल्यूशन कम हो रहा है इसके कारण, और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे बायोमास बायो पैलेट को धीरे धीरे फर्जियात कर रही है, काफ़ी इंडस्ट्री में उसने कंपलसरी कर दिया है। तो हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर बायो पैलेट प्लांट डालना चाहते हो, बायोमास इंडस्ट्री में आना चाहते हो, सीबीजी की बात की तो सीबीजी का भी प्लांट कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन है कि मेरे को लोन कितना मिलेगा। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट्स बैंक है, गवर्नमेंट की कुछ बॉडी है जैसे इरडा है, सिडबी है, तो उसमें हम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो हमें कुछ प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। लाइक हमारा जो इन्वेस्टर है तो उसका क्या प्रोफाइल है, क्या नेटवर्थ है उसका, उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है, उसका क्या कैश फ्लो है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है। वो अकॉर्डिंगली हमें वो बैंक सिलेक्ट करनी पड़ती है, और बैंक जो है वो हमें 75% जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनता है, यानी कि लैंड के अलावा जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी है और यूटिलिटीज़ है, उसके ऊपर 75% एज ए टर्म लोन देती है हमें, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से लेके अभी 10-11% तक का अभी मार्केट में है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है और आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। और उसमें वर्किंग कैपिटल भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्टमेंट है। पैसा आपने कहीं पे माल सप्लाई किया तो 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, तो डेटर्स और स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी दी जाती है। तो फंडिंग आपको कहीं से करवा देंगे, या तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपके एरिया में कैसे फंडिंग लिया जाए। इसके लिए डीपीआर ज़रूरी है तो हम डीपीआर बना देंगे आपको। इसके अलावा इसमें सब्सिडी भी मिल रही है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको सब्सिडी दी जाएगी तो एनकरेज होगे आप और इन्वेस्ट करोगे और ये इंडस्ट्री धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिल रही है इसमें 21 लाख रुपीज़ पर टीपीएच जो मिल रही है, वो आराम से आपको 2 टीपीएच में 42 लाख जितना मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक फंड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं उसको, एआईएफ में आपको 3% जितना सबवेंशन मिल जाता है। जैसे आप मैंने बोला कि 8.5% से लेके 10%, लेकिन ये स्कीम के अंतर्गत आप जाओगे तो 9% से ज़्यादा बैंक आपसे ब्याज नहीं ले सकती है, और इसमें से आपको 3% मिल जाता है सब्सिडी, तो 6% में आपको मिलता है। अगर आपके स्टेट में भी कुछ ना कुछ पॉलिसी है, जैसे गुजरात की मैं बात करूँ तो वहाँ 7% तक इंटरेस्ट सब्सिडी अलग से दी जाती है, स्टैंडर्ड दी है। करेक्ट। तो आपका तो इंटरेस्ट 2% से ज़्यादा लगने वाला ही नहीं है, अगर आप प्लानिंग करके जा रहे हो। आपके स्टेट में सब्सिडी है तो कंबाइंड हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात सरकार की मैं बात करूँ अगेन एक एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ 35% कैपिटल सब्सिडी भी दिया जाता है। मतलब 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो 35 लाख तक का आपको मिल सकता है कैपिटल सब्सिडी। 42 लाख देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आधा तो आपका ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। तो आपके स्टेट में क्या सब्सिडी मिल रही है, कैसे लिया जाए?
काफ़ी जो इन्वेस्टर है मतलब काफ़ी जो प्लांट बने और काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को सब्सिडी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन फॉलो नहीं की है। काफ़ी गलतियाँ कर दी, जैसे प्लांट सिलेक्शन में गलती होती है, वैसे ही ये पेपर वर्क में सब्सिडी के काम में भी गलती करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ तो एमएनआरई की जो सब्सिडी है 42 लाख वाली, 21 लाख पर टीपीएच, उसमें एप्लीकेशन एडवांस करना पड़ता है प्रोजेक्ट का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वो एडवांस नहीं की है, अब पूरा प्लांट बना दिया, मशीनरी इंस्टॉल कर दी, सबको पेमेंट कर दिया, उसके बाद सब्सिडी लेने निकलेंगे तो सब्सिडी शायद नहीं मिल पाएगी आपको। तो ये सारी काफ़ी इसमें गाइडलाइन को फ़ॉलो करना है। बाद में हम बोलते हैं कि सरकार अनाउंस को करती है लेकिन सब्सिडी दे नहीं रही है, लेकिन गलती हमारी है। हमने गाइडलाइन को समझा नहीं, क्या स्टेप्स मुझे लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या पेपर वर्क करना है, वो सारी चीज़ का कहीं न कहीं इन्वेस्टर को दिक्कत है। तो उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको डीपीआर बना देंगे। हमारी वेबसाइट से आपको 2 टीपीएच से लेके 5 टीपीएच तक के जो भी प्लांट बनते हैं, उसके सारे सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएँगे। कौन-कौन से स्टेट में क्या-क्या सब्सिडी मिल रही है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो आप थोड़ा पहले रिसर्च करिए, पूरे बिज़नेस के बारे में समझिए, मशीनरी के बारे में टेक्निकल बाबतें हैं, सतीश जी जैसे जो भी टेक्निकल बंदे हैं, उससे समझिए। उसके बाद प्लांट आप डालोगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जी सतीश जी, आप क्या कहोगे इसके ऊपर? राजेश जी, आपका जो रोल है आपकी कंपनी का एंड्रॉयड कॉरपोरेशन, वो बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक चीज़ भूल गया, जब आपने मुझे वो सवाल किया था कि कहाँ-कहाँ पे फेल्योर्स आए हैं, गए 5-6 साल में मेरे एक्सपीरियंस में। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने गलती की है। गलतियाँ ऐसे की है कि ये सब्सिडी का आपने तो बताया पहले अप्लाई करना, बाद में इवन मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। मतलब हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग है, बट ये जो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क है, ये इसमें आप जो एफर्ट दे रहे हो या और इसे कैसे दे दे सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टर को पता ही नहीं है पेपर वर्क क्या करना है, स्टेट की क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आपका सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसके लिए आप जो हम लोग जो मिल के काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि आप उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो उनको इन्वेस्टमेंट फ्री करोगे, तो वो पूरा फोकस पर कर पाएंगे आपके अपने बिजनेस पे। क्योंकि वो जब भी कोई बिजनेस आपने डाला है, इन्वेस्टमेंट डाला है, तो वो एक प्रेशर रहता है आदमी के ऊपर कि मुझे इतना ईएमआई निकलना ही है, वो एक निगेटिव थॉट में चला जाता है। जब आप उनको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे, डेफिनेटली वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा, क्योंकि उसका अर्निंग बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्सिडीज वगैरह मिलने के बाद ईएमआईज कम होगा या टेन्योर कम होगा। जैसे वो फ्री होगा तो और कॉन्फिडेंस से वो काम कर पाएगा। तो मैं तो सभी इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूँगा, आप राजेश जी को, एंड्रॉयड कॉर्पोरेशंस को आप कांटेक्ट कीजिए। इनका कंपनी पैन इंडिया काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, और आपका जो इनिशियल काम डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ये आपका पूरा बर्डन कम कर देंगे, और जो भी आपके फ्यूचर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप वो पहले ही अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सतीश जी। मैं हूँ राजेश सवनिया, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एड्रोड कॉर्पोरेशन, इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सब्सिडी कंसल्टेंसी फर्म।